डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास बायोलॉजी का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो शुरुआत में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके लिए जो अटैम्प्ट किए गए हैं उसमें सबसे पहले जो हम बी सिस्टम बने तो उनको हम अर्लियर या फिर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ताकि जीवों को जितना अच्छे से क्लासीफाई करेंगे उतना ही उनकी स्टडी है जो ईजियर होगी। तो मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन डन मेड फोर्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब तक काफ़ी सारे जो प्रयास है वो किए जा चुके हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स को अच्छे ढंग से क्लासीफाई किया जा सके। और जो शुरुआत में हमारा जो क्राइटेरिया था वो किस बेस पे था कि हम ऑर्गेनिजम्स का यूज किस बेस पे करते हैं, कि उनका खाने के लिए यूज करते हैं, भोजन के रूप में यूज करते हैं, शेल्टर के रूप में यूज करते हैं रहने के लिए, या फिर क्लोथिंग कपड़े वगैरह उनसे प्राप्त होते हैं तो उनके लिए हम यूज करते हैं। तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में यही होते थे। सबसे पहले जो प्रयास किया गया वो एरिस्टोटल ने किया था और इसलिए हम उसको एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम ही बोलते हैं। तो यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, तो एरिस्टोटल ने बिल्कुल जो बाहर से करेक्टर इजीली ऑब्जर्वेबल हो तो उनके बेस पे प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया था: ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्री जो स्मॉल ट्री एंड बिग ट्री जिसमें आ जाते हैं बड़े पेड़ छोटे पेड़, और श्रब्स जिसके अंदर झाड़ियाँ आ जाती हैं पेड़ से जो छोटे रहते हैं, और हर्ब्स के अंदर घास आ जाते हैं। तो ये साइज के और जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं उस पे के बेस पे अरिस्टोटल ने इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। उसके बाद उन्होंने एनिमल को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक वो जिनके पास रेड बल्ड होता है और दूसरे वो जिनके पास रेड बल्ड नहीं होता है। तो 2 ही ग्रुप दिए थे एनिमल्स के। उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, जो कि दिया था कार्लस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने ही बायोलॉजिकल जो नोमेनक्लेचर है उनके भी रूल दिए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। और इन्होंने जो 2 किंगडम दिए थे, मेन जो किंगडम थे प्लांट और एनिमल किंगडम। तो जो पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसकी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे कि जो वो सिस्टम थे उन्होंने इन चीज़ों के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया, कि जैसे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया कि कौन सी सेल के पास डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक के पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक के पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कोई डिफरेंशिएशन वहाँ पे नहीं दी गई थी। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को एक साथ ही रखा गया था। जैसे हम देखते हैं कि जो इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिज, फरन्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इनको प्लांट्स किंगडम के अंदर ही रखा गया था। तो हम जानते हैं कि जैसे मोसिज, फरन्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को तो आज भी हम प्लांट किंगडम के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनके लिए सेपरेट किंगडम आज बनाए जा चुके हैं। तो किस बेस पे इन्होंने एक ही किंगडम के अंदर रखा था कि उनकी जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है उनके अंदर, लेकिन जो अलग अलग करेक्टर्स हैं उनके बेस पे वो काफ़ी डिफरेंट थे एक दूसरे के साथ। उसके बाद है उन्होंने जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उन्होंने ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया था कि ऑटोट्रोपिक ग्रुप्स ऑफ फंजाई है उसको ग्रीन प्लांट्स के साथ रखा गया था, आल्थो वाल डिफरेंट कंपोजिशन। तो उनकी सेल वाल हालांकि वो एक डिफरेंट होती है। जैसे हम देखते हैं कि फंजाई है वो काइटनस सेल वाल होती है, और जबकि जो प्लांट्स हैं ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर सेलुलोजिक सेल वाल प्रेजेंट होती है। नॉट इंक्लूडेड अदर करेक्टर्स, तो जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे इन्होंने जो मेनली मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को स्टडी किया था, जबकि जो सेल वाल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया था। नेचर ऑफ सेल वाल कैसी है उनके अंदर वो नहीं बताया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस प्रकार का खाना है, ऑटोट्रोपिक है, एट्रोट्रोपिक है, हैबिटेट कहाँ पे वो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एक्विटिक है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल और इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के बारे में भी कोई यहाँ पे जानकारी नहीं थी, और उन करेक्टर्स को भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया था। तो उसके बाद जो ज़्यादा पढ़ा जाता है सिस्टम आज के टाइम पे, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम को सबसे पहले R.H. विटेकर ने प्रपोज किया था 1969 के अंदर, और जो 5 किंगडम थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स।
तो इस किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन की खास बात क्या थी कि ये एक अटैम्प्ट था इवोल्व ए क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम बनाने की या देने की जो कि केवल मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के ऊपर ही बेस्ड नहीं था, बल्कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी, मतलब जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, एंसेस्टर कितने कॉमन है या डिफरेंट हैं, कहाँ से विकास हुआ है, उन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी बेस्ड था। तो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आज के टाइम पे थोड़ा इसी के अंदर मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर किंगडम जो मोनेरा है उसको 2 डोमेन उसके बना रखे हैं, और जो बाकी सारे हैं यूकैरियोटिक किंगडम्स उनको 3rd डोमेन में रखा गया है। इस वजह से इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। इसके अंदर जो टेबल है वो हम देखते हैं कि जो 5 किंगडम R.H. विटेकर ने दिए थे, तो उनमें मोनेरा है, मोनेरा के करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, हालांकि अलग अलग भी हम इनके करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, लेकिन यहाँ से जनरल आइडिया मिल सकता है कि जैसे सेल टाइप है, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल हमको देखने को मिलती हैं। सेल वाल कंपोजिशन है जो मोनेरा है, मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वाल पाई जाती है, प्रोटिस्टा में कई कुछ के अंदर ही सेल वाल पाई जाती है, जबकि फंजाई में काइटिन की सेल वाल मिलती है, और प्लांट के अंदर सेलुलोज की, और एनिमल में बिल्कुल ही सेल वाल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर से हम समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट मिलेगी, बाकी हर जगह पे प्रेजेंट ही मिलेगी। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर बिल्कुल सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा में भी सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, जबकि फंजाई के बाद मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, बाकी जो प्लांट और एनिमल एडवांस करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है और एट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मोनेरा के अंदर देखने को मिलेगा। ऑटोट्रोपिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, जो केमिकल रिएक्शन से अपना खाना तैयार करते हैं तो वो कीमोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक जिसमें लाइट की मदद से खाना तैयार किया जाता है, जैसे फोटोसिंथेसिस जो रायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में देखने को मिलेगा। लेकिन हेटेरोट्रोपिक के अंदर सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक 2 टाइप के न्यूट्रिशन ही देखने को मिलते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फंजाई में हेटेरोट्रोपिक है, यहाँ पे कोई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट है इनमें केवल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही, फोटोसिंथेटिक होता है केवल वो भी, और एनिमल के अंदर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन मिलता है जिसमें होलोजोइक में जिसमें सॉलिड सब्सटेंस के रूप में जो खाना है वो इन्वेलप किया जाता है। कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और जो हर्बीवोर्स है वो इसके टाइप रहते हैं। और सैप्रोफिटिक मतलब जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। यूजफुलनेस क्या थी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी, तो सबसे पहले इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो उनको एक साथ रख दिया था, ब्रोड टुगेदर, उनको एक साथ लेके आ गए थे, जबकि ये पहले अलग अलग जगह पे रखे हुए थे विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। जैसे बैक्टीरिया हमको पता है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनको पहले यूकैरियोटिक के साथ भी रखा गया था। इसने क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा इनको एक जगह पे रखा गया। पहले इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था जिनके पास सेल वाल नहीं होती, जबकि हम देखते हैं इनके पास सेल वाल भी प्रेजेंट होती हैं, तो इनको एक साथ लेके आया गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी कई जगह पे एक साथ लेके आया गया, जैसे क्लाइमेडोमोनास और स्पाइरोगायरा दोनों एल्गी होती हैं, ग्रीन एल्गी देखने को मिलती हैं, और इनको एल्गी के अंदर रखा गया। उसके बाद प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, और फंजाई के लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिसको किंगडम फंजाई बोलते हैं। और जो सबसे पहला जो किंगडम है हम मोनेरा डिस्कस करते हैं, तो बैक्टीरिया ही से केवल मेंबर हैं इस किंगडम के, ज़्यादातर हम बैक्टीरिया ही डिस्कस करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पाए जाने वाले, मोस्ट अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये जीव। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी का जो सोर्स है बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। डेजर्ट, मरुस्थल में भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही होता है, वाटर बहुत कम देखने को मिलता है, न के बराबर वाटर मिलेगा। स्नो, बर्फ़ के अंदर भी बिल्कुल जमे मिल सकते हैं। डीप ओशियंस, गहरे समुद्र में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी देखने को मिलता है। तो और कुछ जो जीव हैं वो पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं।
4 कैटेगरीज में हमने बैक्टीरिया को उनके शेप के बेस पे अलग अलग किया है। जैसे स्पेरिकल के लिए कोकस वर्ड यूज करते हैं, रोड शेप्ड के लिए बैसिलस वर्ड यूज किया जाता है, और कोमा शेप्ड के लिए विब्रियम यूज करते हैं, और स्पाइरलम जो होता है वो स्पाइरल बैक्टीरिया के लिए होता है। सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनकी, लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब ये काफ़ी जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग वे में शो करते हैं इनकी बॉडी के अंदर। ये फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रोपिक और कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और काफ़ी सारा जो बैक्टीरिया का जो ग्रुप है वो हेटेरोट्रोप्स ज़्यादा देखने को मिलता है, जो अपना खाना दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो जनरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, और ये 4 टाइप हैं जो स्पाइरल शेप्ड मिलते हैं। बैसिलस में जो स्पाइरल से ये बैसिलस रोड शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको, और कोकस में जो स्पेरिकल शेप मिलेगी, और विब्रियो के अंदर कोमा शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो आप डिफरेंट ग्रुप देख सकते हो। उसके बाद है सबसे पहले जो आर्कियोबैक्टीरिया है, और आर्कियोबैक्टीरिया की सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन में, जो एक्सट्रीम कंडीशन है वहाँ पे मिल सकते हैं, जो कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा नमकीन वाटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्ट कंसनट्रेशन हाइयर है, तो उसको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हेलो साल्टी फाइल्स लिविंग, मतलब जो साल्टी कंडीशन में रहें तो उनको हेलोफाइल्स बोला जाता है। हॉट स्प्रिंग्स में भी, मतलब जो थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं जिसको, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म कंडीशन देखने को मिलती है, और गर्म किसकी वजह से, एसिड की वजह से वहाँ पे ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है। मार्सी एरियाज, मिथेनोजन्स, मार्सी एरियाज जो दलदली क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे मिथेनोजन्स नाम के बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं वो भी मिलते हैं। और साथ में ये कहाँ पे मिलते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, रुमिनेंट्स एनिमल्स हैं, उनकी गट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। उनके जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इनकी हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इन बैक्टीरिया का जो इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो क्या है कि मीथेन जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं गोबर गैस प्लांट में, बायोगैस प्लांट में, वो इनका हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी देखते हैं। तो ये बैक्टीरिया की जो शेप है वो आप देख सकते हो। और रूमिनेंट्स जो ऑर्गेनिज्म है, जो कैटल्स वगैरह हैं, जो कि एक बार खाना खाते हैं उसके बाद जुगाड़ी करते हैं, और इनके अंदर एक रूमिनेंट्स, एक जो एक्स्ट्रा जो चैम्बर है वो मिलता है रूमन स्टमक का, और उसके अंदर ही मेथेनोजेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इनका जो सेल वाल है, जो सेलुलोजिक सेल वाल है, उसके डाइजेशन में इनकी मदद करते हैं। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और इनके अंदर रिजिड सेल वाल पाई जाती है, कठोर सेल वाल पाई जाती है। और यदि ये मोटाइल होते हैं, वैसे तो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन यदि मोटाइल हैं तो इनके पास एक फ्लैजिलम एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो कि इनको मूव करने में मदद करती है, लोकोमोशन में मदद करती है। रिप्रोडक्शन, फिजन के द्वारा भी, जिसके अंदर सेल डिवाइड होकर नए ऑर्गेनिज्म आती है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जो कि अडोप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, जिसके अंदर जो डीएनए है वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर किया जाता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट्स अमोनिया एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो कीमोसिंथेटिक का मतलब है जो केमिकल रिएक्शन से खाना तैयार करते हैं। जैसे अपने अंदर भी जो ग्लूकोज उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसी से एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसकी वजह से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको बॉन्ड फॉर्मेशन में, एटीपी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, तो वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हम अलग अलग न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ते हैं, फॉस्फोर साइकिल, आयरन सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो उनके न्यूट्रिएंट्स को भी एक सर्कुलर वे में मेंटेन रखने में मदद करते हैं। तो ये देख सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर, एक पाइलस बनता है, और जो क्रोमोसोम है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक बैक्टीरिया से, जैसे डोनर है और पूरा रेसिपिएंट है, ये डोनेट करता है, और नया जो बैक्टीरिया होगा वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी फ्लोर है वहाँ पे काफ़ी
हाइड्रोफिलिक वेंट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो वहाँ पे ये कीमो और शुगर सिंथेसिस करते हैं। तो कीमो सिंथेटिक जो प्रोसेस है उसकी एक रिएक्शन आपके सामने है जिसके अंदर शुगर प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन वहाँ पे H2O तो यूज किया जाता है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया जाता है। तो वहाँ से जो खाना है वो तैयार किया जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आर्कियोबैक्टीरिया है जिसके अंदर मिथाइनोस्पाइरलम, ये साइंटिफिक नाम है कुछ इनके, हंगेली और मिथाइनोजन्स के काफ़ी सारे नाम है। थर्मोएसिडोफिलस जो बैक्टीरिया हमने देखे थे उनकी शेप कुछ ऐसी होती है। तो कुछ आइडिया यहाँ से आपको मिल सकती है। यू बैक्टीरिया की शेप आप देख सकते हो, स्पायराइड, ग्राम पॉजिटिव, ग्लाइडिंग, ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया है जो ये यू बैक्टीरिया में आते हैं। अब हम बैक्टीरिया के अंदर कुछ देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो नाम से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि एल्गी में आती है ये, लेकिन ये बैक्टीरिया की क्लास है, बैक्टीरिया का ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इनको ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी हर जगह पे मिल सकती है, किसी भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में मिल सकती हैं। फोटोसिंथेटिक होती हैं, यूनिसेलुलर ऑटोट्रोप्स हैं, एक ही सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। और क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है। कॉलोनियल भी मिलते हैं, और यदि कॉलोनियल है तो एक जिलेटिनस सीट, एक कवरिंग इनके ऊपर मिलती है जो कि इनको नमी बनाए रखने में मदद रखती है वाटर जो हार्श कंडीशन में। और फिलामेंटस बी फॉर्म हमको ये काफ़ी देखने को मिलती है जिसके अंदर एक जो एल्गी है या फिर एक जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच हुए मिलते हैं, एक फाइबर बनाते हैं, एक फिलामेंट बनाते हैं। और ये पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसको हम ब्लूम नाम देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अपनी संख्या जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ हैं जो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके पास एक हेट्रोसिस्ट नाम की सेल होती है। और एग्जाम्पल है इसका नोस्टोक और एनाबिना। ये जीव ऐसे हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं। तो आप अभी रियल जो डायग्राम है माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्लाइड फिक्स करके जो डायग्राम है वो देख सकते हैं, ये आपकी साइनोबैक्टीरिया है। और ये फिलामेंटस फॉर्म देखने को मिल रही है जो एक लाइन लगी है, एक लाइन के पीछे एक, जो एक के पीछे एक साइनोबैक्टीरिया। और जो भी आप एक लाइन में एक जो बिगर जो सेल देख रहे हो थोड़ा साइज में जो बड़ी सेल है वो हेट्रोसिस्ट सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। उसके बाद है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके डायग्राम आप थोड़ा देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स में, काफ़ी हम इनका जो भी यूज लेते हैं क्या करने में। जो दही है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो बनाते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जो दालें होती हैं जो कि प्रोटीनस फूड होता है, तो उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। कई पैथोजन भी होते हैं, डिजीज कोजिंग भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स के प्रति भी, क्रॉप्स प्लांट्स के प्रति भी, फार्म एनिमल्स जो हम खेत में जो एक एनिमल हस्बेंड्री के रूप में रखते हैं, और पेट्स जो पालतू जानवर हैं उनके अंदर भी बीमारियां, ये कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर बीमारियां भी फैलाते हैं। तो माइकोप्लाज्म क्या है, तो माइकोप्लाज्म ये एक पैरासिटिक फॉर्म दिखा रखी है बैक्टीरिया की, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये ह्यूमन टिश्यू से लिया गया डायग्राम है जहाँ पे इन्फेक्शन शो कर रहा है। तो माइकोप्लाज्म आप देख सकते हो इसके अंदर कम्प्लीटली सेल वॉल अपसेंट होती है, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है पूरी धरती के ऊपर माइकोप्लाज्म में। जो हालांकि बैक्टीरिया के अंदर इसको डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है जहाँ पे इसकी सेल वॉल अपसेंट होती है, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। और कई जो फॉर्म है वो पैथोजेनिक होती हैं एनिमल्स और प्लांट्स के प्रति। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, और प्राइमरली एक्वेटिक, मेनली ये एक्वेटिक फॉर्म इनकी ज़्यादातर देखने को मिलती है। एक फ्लैजला और सिलिया भी, काफ़ी सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि लोकोमोशन में मदद करती है। सिलिया काफ़ी नंबर में मिलते हैं, फ्लैजला कम नंबर में मिलते हैं। लोकोमोशन पर्पज ये दोनों का फूड कैप्चरिंग में मदद करते हैं।
और ये लिंक बनाने का काम करते हैं किसके बीच में, अदर डील विद द अदर्स डीलिंग विद द प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, इनके बीच में एक लिंक का काम करते हैं प्रोटिस्टा। रिप्रोडक्शन किस टाइप का देखने को मिलता है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअली ये सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से भी जो रिप्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। और मेजर ग्रुप्स जो हम देखने को मिलते हैं वो क्राइजोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोइड्स हैं, स्लाइमोइड्स हैं, प्रोटोजोन्स। इन्हीं पांचों के बारे में हमने इस किंगडम के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्राइजोफाइट्स, तो क्राइजोफाइट्स के अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स आ जाते हैं। सुनहरी एल्गी भी बोलते हैं थोड़ा गोल्डन कलर की वजह से, और डायटम्स जो स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। तो ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों एनवायरनमेंट में काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब बिना एनर्जी लगाए फ्लोट करते हैं वाटर करंट के साथ। जैसे जिस बहाव में पानी है बहता है तो उसी के अंदर ये अपनी मूवमेंट करते हैं। प्लैंकटॉन्स मतलब फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो कि तैरते रहते हैं प्लांट वाटर सरफेस के ऊपर। उसके बाद जो डायटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है ओशियंस के अंदर। जो मेन जो फूड चेन है, सबसे पहले जो खाना तैयार करने का जो सोर्स है वो डायटम से ही शुरुआत होती है। और इनके पास सेल वॉल होती है और टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स एम्बेडेड विद द सिलिका। तो दो सेल वॉल होती हैं जो कि एक दूसरे में फिट बैठती हैं और सो बॉक्स की तरह, और सिलिका की बनी होती हैं ये। और इनको किस चीज़ में यूज किया जाता है, पॉलिशिंग वगैरह में, पॉलिशिंग चमक वगैरह घिसाई वगैरह में, और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के छानने में। जैसे जो पेट्रोलियम प्लांट्स होते हैं जहाँ फिल्ट्रेशन की जाती है तो वहाँ पे इनको यूज किया जाता है। और सिरप्स जो भी ये पेय पदार्थ बनाए जाते हैं तो उनमें भी इनको यूज करते हैं। सिरप्स गाढ़े पदार्थों को भी बोला जाता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं जो फ्लूइड फॉर्म में। डायटम्स अर्थ क्या होती है, तो ये किस चीज़ की वजह से बनती है कि जब काफ़ी सारे जो डायटम्स हैं डेथ के बाद उनकी जो सिलिकेट सेल वाला वो इंडिस्ट्रिक्टेबल होती है, वो नष्ट नहीं होती, और जिसकी वजह से वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स के साथ। वो क्या है, इकट्ठी होती रहती है और जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसको हम डायटमिस अर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे डायटम आप देख सकते हो, जो सोप बॉक्स हम यूज करते हैं, साबुनदानी जिसको बोलते हैं, तो ये उस फॉर्म में होता है। एक ऊपर सेल होती है एक नीचे, तो एक दूसरे में फिट बैठ जाती है, ऑर्गेनिज्म इनके अंदर सर्वाइव करता है। और ये डायटम्स अर्थ को जब हम माइक्रोस्कोपिक डायग्राम देखते हैं तो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है। उसके बाद है डीनोफ्लैजिलेट्स। डीनोफ्लैजिलेट्स मैराइना है और फोटोसिंथेटिक है। ये भी खुद का खाना खुद तैयार करते हैं और ज़्यादातर खारे पानी में देखने को मिलते हैं। और ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड अलग अलग रंग के देखने को मिल जाते हैं, डिपेंड करता है इनके पास पिगमेंट किस टाइप का है इनकी सेल के अंदर। जो सेल वॉल है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स उसके अंदर देखने को मिलती हैं आउटर सरफेस के ऊपर, मतलब सेलुलोज प्लेट्स जो कि इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूत सेलुलोज प्लेट देखने को मिलती हैं। दो फ्लैजिला होते हैं जो कि एक लेंथ वाइज किनारे पे प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसवर्सली फर्रो के अंदर प्रेजेंट होता है। डायग्राम में देखेंगे रेड टाइट्स कई बार देखने को मिलती हैं, ये मतलब लाल ज्वारभाटा। और ये किसकी वजह से बनता है, रेड डीनोफ्लैजिलेट्स, रेड कलर के डीनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। गोनी एलेक्स एक नंबर में पूछ लेते हैं कि रेड टाइट्स किसकी वजह से होता है। और जो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ाता है अपनी, और ये जब ज़्यादा संख्या में बढ़ता है तो इसकी वजह से जो वाटर का कलर है वो रेड कलर दिखाई देने लग जाता है। तो इसका जो नुकसान है वो क्या है कि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टॉक्सिन जो क्या करता है, वो लार्ज जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं लार्ज नंबर्स में रिलीज करते हैं, और जिसकी वजह से मैराइन एनिमल्स हैं उनके लिए जो फिशीज हैं उनको ये खतरा प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये डीनोफ्लैजिलेट्स हैं, इसमें देख सकते हैं फ्लैजिला नीचे की तरफ है, और जो सेल फर्रो यहाँ से एक फ्लैजिला भी यहाँ पे निकलता है जो कि ट्रांसवर्सली देख ओरिजिन का होता है। और जो रेड टाइड्स है वो देख सकते हो जिस प्रकार से लाल रंग का जो ज्वार है वो देखने को मिलता है गेनी एलेक्स की वजह से। उसके बाद यूग्लिनोइड, थर्ड जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये क्या है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्टैग्नेंट खड़े पानी में पाए जाते हैं, जो चलता हुआ पानी ना हो, एक जगह खड़ा हुआ पानी हो, जैसे लेक और पॉन्ड में। हैव ए प्रोटीन
रिच लेयर। तो एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, जो कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाए रखने का काम करती है। वैसे इससे पहले जो सेल वॉल है वो बड़ी मुश्किल से फ्लेक्सिबल होने देती है सेल बॉडी को, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। दो फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, एक छोटा एक बड़े साइज में होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं कब, जब इनको लाइट मिलती है, लेकिन हेट्रोट्रोपिक बन जाते हैं जब ये एब्सेंस ऑफ लाइट इनको देखने को मिलती है, और ये क्या करते हैं, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को शिकार करके खाते हैं। प्रेडिएट का मतलब शिकार करते हैं। और एग्जाम्पल है यूग्लिना, ज़्यादातर यूग्लिना ही पढ़ा जाता है। तो अब डायग्राम में जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है स्लाइड के अंदर, ऐसे आपको यूग्लिना स्मॉल स्मॉल देखने को मिलते हैं। और जो डिटेल यूग्लिना डायग्राम है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये फ्लैजलम होता है, दो टाइप के फ्लैजला होते हैं, हालांकि एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। तो लॉन्ग आप देख सकते हैं, एक शॉर्ट भी होता है यहाँ पे। उसके बाद अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं जो लाइट रिसेप्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो खाना वगैरह ऑब्जर्व करने में मदद करते हैं, और भी काफ़ी न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। तो आई स्पॉट वगैरह जो इसको लाइट के प्रति सेंस करने में मदद करता है। उसके बाद है स्लाइम माउल्ड्स, फोर्थ जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अंदर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट आ जाते हैं जो कि ज़्यादातर डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि गली सड़ी जो टहनियाँ हैं या पत्ते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन बनाते हैं ये, जो कि उस प्लाज्मोडियम से अलग है जो मलेरिया फैलाता है, उसके बारे में भी आगे डिटेल देखेंगे। तो ये क्या होता है, एग्रीगेशन फॉर्म्ड बाय द स्लाइम माउल्ड्स। जब स्लाइम माउल्ड्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो जब उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं ये। तो ये सेवरल फीट तक भी फैल जाते हैं, और क्या करते हैं कई बार फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके पास स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजिया, फ्रूटिंग बॉडीज स्पोरेंजिया ही बोल सकते हो आप। तो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं कब, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे, जब कंडीशन अनुकूल नहीं है। और विद एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट वाल, इनके पास ऐसी सेल वाल प्रेजेंट होती है जो कि इनको किसी भी धूप से या फिर किसी भी हार्श कंडीशन से बचाने का काम करती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सालों तक भी जीवित रहते हैं। और इनके जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्स काफ़ी सालों तक जीवित रहते हैं, और जो वो डिस्पर्ज होते हैं, फैलते हैं किसके द्वारा, एयर करंट्स के द्वारा। तो नए जो आगे प्लाज्मोडियम है वो तैयार करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम की जो शेप है काफ़ी दूर तक फैल सकते हैं ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम नहीं है, ये नॉर्मल नेकेड आई से हम देख सकते हैं काफ़ी दूर तक ये फैल सकते हैं। और जो रियल जो स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडी है, इस तरीके से फ्रूट्स यहाँ से तैयार होते हैं छोटे छोटे, और जब ये गिरते हैं कहीं पे भी डिस्पर्स होते हैं तो वहाँ पे नई जो हाइफी हैं वो तैयार करते हैं। तो ये फंजाई के अंदर ही आता है, छोटे जो फंजाई किंगडम है उसी के अंदर। तो प्रोटोजोन्स जो लास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो किंगडम प्रोटिस्टा का, तो इसके अंदर हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि प्रीडिएटर और पैरासाइट होते हैं। प्रीडिएटर पैरासाइट में फ़र्क होता है, दोनों के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिलता है, एक का फ़ायदा एक स्पीशीज का नुकसान। लेकिन प्रीडिएटर में जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है, और पैरासाइट में किलिंग वाली स्टेज नहीं देखने को मिलती, बाद में किलिंग जरूर हो जाती है, लेकिन शुरुआत में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। चार जो मेजर ग्रुप्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अमीबोइड प्रोटोजोन्स, अमीबा टाइप के जीव जिसके अंदर आ जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं फूड को, किसकी वजह से, इनके पास स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये मूव करते हैं और खाना वगैरह जो शिकार वगैरह है उसको कैप्चर करते हैं, उसको पकड़ने का काम करते हैं। मैराइन फॉर्म के पास सिलिका सेल भी पाई जाती है, सिलिका जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सम कुछ एंट अमीबा पैरासाइट भी देखने को मिलते हैं, ये बीमारी फैलाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबोइसिस बीमारी है जो इंसानों में फैलाई जाती है, तो वो इसी अमीबा की वजह से फैलती है। उसके बाद सेकंड है जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इनके अंदर फ्लैजिला मिलेगा, और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं या फिर किसी बॉडी के साथ अटैच हुए मिलेंगे, और जहाँ पे पैरासाइट है तो वहाँ पे बीमारी भी फैलाते हुए मिलेंगे। फ्लैजिलेटेड, यहाँ पे फ्लैजिला देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल ट्राइम पैनोसोमा, और जो कि स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, जो कि जो स्लीपिंग सिकनेस मतलब नींद की बीमारी, जिसमें इंसान है वो लगातार सोता ही रहता है, नींद पूरी नहीं होती उसकी, तो फ्लैजिलेटेड होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिनके अंदर काफ़ी आपको सिलिया है वो देखने को मिलते हैं, और
ये एक्वेटिक भी होते हैं, पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, और ये पानी के अंदर मिलेंगे तो काफ़ी सारी मात्रा में इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। और एक कैविटी गलट जिसको बोलते हैं, वो बाहर की तरफ खुलती है, और जो खाना कैप्चर करते हैं, माउथ आप बोल सकते हो, वो इन्हीं के जरिए लेते हैं। जैसे एग्जांपल है पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स मतलब स्पोर टाइप की इनके एक अंदर एक स्टेज मिलती है लाइफ साइकिल के अंदर, जिसको काफ़ी इन्फेक्शियस होती है, तो इसलिए इनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं। इनक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और इनको स्पोरोजोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है जो बीमारी फैलाती है। और सबसे जो नोटेरस जो डेंजरस जो फॉर्म है वो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का पैरासाइट है, जो कि मलेरिया फैलाता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बीमारी है ह्यूमंस के अंदर। तो आप अभी इनके डायग्राम देख सकते हैं। अमीबोइड के अंदर अमीबा टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है अमीबोइड ऑर्गेनिजम्स में। रेडियो प्लेरिनियम, लेरियंस, तो ये अलग अलग फॉर्म है ऑर्गेनिजम्स की। सीलिएट्स में और फ्लैजलेट्स में फ्लैजला देखने को मिलेगा, हालांकि यूग्लिना का एग्जाम्पल है, लेकिन ये ट्राइम्पेनोसोम आप देख सकते हो, ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप का होता है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। और फ्लैजला काफ़ी सारे मात्रा में इनके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर होते हैं। ट्राइकोमोनास होता है जैसे। सीलिएट्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पैरामीशियम और बेलेनिटीडियम, तो इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और गल्ट ये वाली स्ट्रक्चर होती है जहाँ से खाना कैप्चर करते हैं। उसके बाद स्पोरोजोन्स, स्पोर लाइक जो स्टेज होती है। प्लाज्मोडियम है जो रेड ब्लड सेल में जैसे इन्फेक्ट करेगा। उसके बाद बेविसिया जो रेड ब्लड सेल में ये भी इन्फेक्ट करता है।